मेरे केस में टॉक्सिक लेवल पे मरकरी को पाया गया। तो मरकरी को क्यों पाया गया? तो फीलिंग बाद में पता चला। वो रूट कैनल कराने आते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर वो प्रेगनेंसी से पहले अपना हाइजीन चेकअप कराए, ओरल हाइजीन पे फोकस करे, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। जो पैथोजन माउथ के अंदर पाए जाते हैं वो हार्ट की प्रॉब्लम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम एक्सरे करते हैं पेशेंट का, एक्सरे में हम देखते हैं कि उसका एल्वुलर बोन लॉस हो रहा है, तो वो बोन लॉस है वो नॉर्मल नहीं है। हार्ट की प्रॉब्लम का मुंह से पता नहीं लग पाता, बट हाँ, अगर आपका माउथ डर्टी है, इन्फ्लेम्ड है, इन्फ्लेमेशन है, तो हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। वो कहते हैं हम सफाई कराते हैं, हमारे दांत हील नहीं कर रहे हैं, हमारे दांतों में अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें पता करना पड़ेगा उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर हमें डायबिटीज़ है तो हमारी जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन होगी। सेंसिटिविटी कम करने का कोई नेचुरल तरीका तो नहीं है। अगर एक बार दांत घिस गया है वो दोबारा से रिपेयर नहीं हो सकता। उसका तरीका ये है कि या तो हम सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज़ करें। टूथपेस्ट इफेक्टिव होते हैं। सेंसिटिव टूथपेस्ट उन्हीं लोगों को करना है जिनके दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम डायग्नोज करते हैं वाइट पैचेस, जो कि प्री कैंसरस कंडीशन होती है। कैंसर क्या है? हमारी बॉडी का सेल हमारे ही सेल्स के अगेंस्ट में वर्क करना शुरू कर रहा है, तो वो कैंसर है। अगर आपके माउथ में इन्फ्लेमेशन है और आप सोच रहे हैं कि आप होम रेमेडी से उसको ठीक कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो आपको डेंटल ट्रीटमेंट के थ्रू ही रिलीफ मिलेगा। केमिकल का यूज़ अपने दांतों पे क्यों करें? नेचुरल तरीके से ठीक करना है, ठीक है ना। तो दांत ऐसे हैं जो कलर मिला है हमें, अगर बहुत ही डार्क हैं, बहुत ज़्यादा फ्लोरोसिस के स्टेन्स हैं, या ऐसे दांत हैं कि जो नहीं हो सकता, आपको एक्सेप्टेबल ही नहीं है, या आपकी जॉब डिमांड ही नहीं है, तो हम लोग ब्लीचिंग कर सकते हैं, उनको वाइट कर सकते हैं। विजडम टूथ का नॉर्मली निकाल देना ही बेहतर रहता है। दांत निकलवाने से डेथ होना ये बहुत ही कम रिपोर्ट किया गया है। देखिए, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना किसी भी डेंटल प्रॉब्लम के लिए ठीक नहीं है। आपको होम माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए। ल्यूकवार्म वाटर में नमक डालिए और कुल्ले करिए। दांतों से जुड़ी हुई समस्याएं या फिर ओरल हेल्थ ऐसी चीज़ें जिसे हम शायद सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती हैं दांतों से जुड़ी हुई, वही अपने आप में एक अलार्मिंग चीज़ नहीं है, बल्कि दांतों से जुड़ी कई मेजर प्रॉब्लम भी हैं जो कि आगे जाकर बहुत बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो सकती हैं। दांतों से जुड़ी तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर डॉक्टर प्रवीण कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। देखिए सर, हम सब लोग जानते हैं कि दांतों से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम जैसे कैविटी है और आपकी मुंह से बदबू आती है और भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें हम लोग बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन क्या दांतों से जुड़ी कुछ बड़ी बीमारियां भी हैं, या दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो वो किसी मेजर हेल्थ इशू की तरफ भी इंडिकेट करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम दांतों से पता लगा लेते हैं। हमारे दांतों में स्वेलिंग आना, गम्स का इन्फ्लेमेशन होना, हमारे दांतों में अल्सर आना, हमारी टंग के ऊपर अल्सर आना, हमारे दांतों की हड्डियां कम होना या उनका लेवल नीचे जाना, ये बताता है कि हम कोई ना कोई ऐसी सिस्टमिक डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं जिससे हम अनजान हैं। तो सबसे पहले आती है डेंटिस्ट के सामने। हम एक्सरे करते हैं पेशेंट का, एक्सरे में हम देखते हैं कि उसका एल्वुलर बोन लॉस हो रहा है, तो वो बोन लॉस है वो नॉर्मल नहीं है। अगर आपका एज राइट है तो वो बोन लॉस जो है वो पैथोलॉजिकल बोन लॉस है, इट इज़ रिलेटेड विद अ सिस्टमिक डिसीज़। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, उसके लिए हम टेस्ट कराएंगे। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में हमारा जिंजाइवल स्वेलिंग हो जाता है, हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और जो पैथोजेंस होते हैं हमारे गम्स के अंदर, वो पैथोजेंस इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो डायबिटीज़ जब होती है तो वो उसको हील नहीं होने देते हैं। ठीक है, ये दोनों इनका थोड़ा इंटरलिंक्ड है। अगर हमें डायबिटीज़ हैं तो हमारी जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन होगी, जो हमारे इन्फ्लेमेशन होगी वो हील नहीं करेगी या हीलिंग डिलेड होगी हमारी। उसके बाद हमारा काफ़ी ऐसी बीमारियां, जैसे हार्ट की एक प्रॉब्लम होती है। जो पैथोजन माउथ के अंदर पाए जाते हैं वो हार्ट की प्रॉब्लम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मेजरली नहीं है, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है। एक बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस करके एक बीमारी होती है जो हमारे हार्ट की इनर लाइनिंग जो होती है वो इसको इन्फ्लेम्ड करती है, और जो ट्रैवल करती है माउथ से। और मैं बताना चाहूँगा कि लंग्स की ऐसी प्रॉब्लम है, निमोनिया है, जो बैक्टीरिया पैथोजेंस हमारे माउथ में होते हैं वहाँ ट्रांसलोकेट कर जाते हैं, ठीक है, उससे वो बीमारी होती है। तो काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम पता लगा सकते हैं। विटामिन D3 के बारे में मैंने अभी बताया
कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है वो भी पता चल जाएगी हमें। बोन में अगर हमारा कैल्शियम कम है तो वो भी पता चल जाएगा हमें। तो माउथ इज़ अ गेटवे टू द हेल्थ। वो ऐसा नहीं है गेटवे कि आप खाना खा रहे हैं, आप बीमारी पता कर रहे हैं उससे। राइट पता चला कि लोग समझ लें कि हमें कुछ खाना है इसके थ्रू और उससे हम हेल्दी होंगे। वो है अपने आप में, अगर आप हेल्दी खाते हैं तो ऑफ कोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप बता रहे हैं कि आपकी जो ओरल हेल्थ है, मुंह से जुड़ी हुई जो आपकी चीज़ें हैं, उनसे पता चल सकता है अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आपको डायबिटीज़ है, और विटामिन D की बात आपने की, उसकी कमी भी पता बेसिकली चलती हार्ट है। की प्रॉब्लम होती है पुअर ओरल हाइजीन से, जिंजेबल इन्फ्लेमेशन से। हार्ट की प्रॉब्लम का मुंह से पता नहीं लग पाता, बट हाँ अगर आपका माउथ डर्टी है, इन्फ्लेम्ड है, इन्फ्लेमेशन है, तो हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, बढ़ जाते हैं। ओके। और मैं कहीं पढ़ रही थी कि शायद अगर आपके गम्स में कुछ प्रॉब्लम होता है, ब्लीडिंग होती है, कुछ और इश्यूज होते हैं, तो कई बार प्री मेच्योर डिलीवरी के भी चांसेस होते हैं। तो ये कैसे लिंक्ड है? इस तरह से लिंक्ड है कि जो हमारे माउथ के अंदर जर्म्स होते हैं, हमारा माउथ जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई है। हमारी बॉडी में ब्लड पूरा टाइम रोटेट करता रहता है। जो माउथ में जो पैथोजेंस होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारी बॉडी में और पार्ट्स में भी ट्रैवल करते हैं। तो यही एक रीज़न है जिसके थ्रू हमारा प्री मैच्योर बर्थ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जो भी अपना प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में कि वो उनको रेफ़र करे डेंटिस्ट के पास, जिससे उनका ओरल हाइजीन बेटर रहे। जब तक ओरल हाइजीन बेटर रहेगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं वो मेरे पास आते हैं रूट कनाल कराने के लिए। वो रूट कनाल कराने आते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर वो प्रेगनेंसी से पहले अपना हाइजीन चेकअप कराए, ओरल हाइजीन पे फोकस करे, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। बट यहाँ पर एक सवाल है मेरा, मैंने अक्सर ये कहते सुना है, पता नहीं कितना सही है, आप बताएंगे, कि कई बार प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई भी दांत से जुड़ा हो कोई भी चीज़ नहीं करानी चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। और आप बता रहे हैं कि आपके पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं। ओके, सेकेंड ट्राइमेस्टर हमारा सेफ है। हाँ, अच्छा, मुझे लगा था कि फर्स्ट में करा सकते हैं। राइट, तो आप बता रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड में थोड़ा मुश्किल होता है, या बिल्कुल कोई इमरजेंसी होगी तभी शायद करना प्रेफर करेंगे, और सेकंड में मतलब कराना सेफ है। हाँ, उसमें हम करा सकते हैं। प्लस एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कोई रूल नहीं है ऐसा अच्छा कि हम अपना डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। अगर आप सेफ्टी मेजर्स पूरा एक्वायर कर रहे हैं, आप एंटीबायोटिक विद द नॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट आप दे रहे हैं, आप मिनिमम एनेस्थीसिया का यूज़ कर रहे हैं, तो आप डेंटल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक्सट्रैक्शन के लिए हम अवॉइड करेंगे। रूट कैनाल तो सेफेस्ट ट्रीटमेंट है और क्लीनिंग भी सेफेस्ट ट्रीटमेंट है। इन दोनों को हम कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट मेरा अभी भी ये कहना होगा कि हम प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अगर ये सब कराएं तो हमारे लिए बेहतर होगा। राइट। वैसे शायद एक रीज़न ये भी कि चूँकि एक्सरे कराना होता है, तो मे बी कि एक्सरे भी अवॉइड किया जाता है। एक्सरे तो अवॉइड करना ज़रूरी है। एक्सरे का एक्सपोजर होने से बच्चे को भी प्रॉब्लम हो जाती है। इवन एक्सरे का ज़्यादा एक्सपोजर हमारे लिए भी हार्मफुल है। राइट, डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, डॉक्टर्स के लिए भी हार्मफुल है, इसलिए हम लोग लेड एप्रन पहनते हैं। पेशेंट को भी लेड एप्रन से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो ज़्यादा एक्सपोजर ठीक नहीं है एक्सरेज का। तो वापस लौटते हैं जहाँ पे हमने बातचीत शुरू की थी, और आपने बताया था कि किस तरीके से, अगर हम लोग हार्ट की बात करें, क्योंकि बहुत मेजर इशू है हमारे देश में, तो क्या क्या कनेक्शन बैठता है, अगर थोड़ा सा आप इलेबरेट करके बताएं। हमारे माउथ में अगर इन्फ्लेमेशन है, अगर हेल्दी इंडिविजुअल है तो इस बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जिनका ओरल हाइजीन पुअर है, जिनके गम्स में इन्फ्लेमेशन है, ब्लीडिंग गम्स हैं, या गम से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पायरिया का प्रॉब्लम होता है। ऐसी कंडीशन में एक बैक्टीरिया हमारे माउथ में मिलता है, जो बैक्टीरिया हमारे हार्ट की जो इनर लाइनिंग है उसको डैमेज करता है, उसको इन्फ्लेम्ड करता है। तो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस एक प्रॉब्लम होती है हार्ट की, वो होने के चांसेस होते हैं, और ये चांसेस 1 से 2% के करीब ही होते हैं। पर अगर ऐसा हुआ है, अगर 1% भी हुआ है, तो हमें उसको सीरियसली लेना पड़ता है। राइट। तो इसलिए हमारा माउथ का हाइजीन इम्पॉर्टेंट है, और अगर हाइजीन इंपॉर्टेंट रखेंगे तो हमारा हार्ट भी स्वस्थ रहेगा। जी, तो हार्ट पे हमने बात की। दूसरी जो मेजर इशू था वो था डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ का भी कनेक्शन अगर आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं तो हमारे व्यूअर्स के लिए अच्छा रहेगा। मैं बताता हूँ कि पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको ये नहीं पता होता उनको डायबिटीज़ है, उनके गम्स में स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग का रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, दांतों की रेगुलर क्लीनिंग ना कराना, या कोई पैथोलॉजिकल रीज़न, जैसे सिस्टमिक डिसीज से सफ़र करें, उनको पता नहीं है। वो कहते हैं हम सफाई कराते हैं, हमारे दांत हील नहीं कर रहे हैं, हमारे दांतों में अभी भी ब्लीडिंग हो रही है। तो हमें पता करना पड़ेगा उसका बैकग्राउंड क्या है। जब हम लोग उनका टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि उनका शुगर लेवल हाई है, उनका HbA1c उनको पता ही नहीं होता। उनका वो हम टेस्ट कराते हैं, जो 3 मंथ्स का शुगर का टेस्ट होता है, तो उनका रेज्ड होता है।
वो अगर रेज रहेगा तो गम्स में इन्फ्लेमेशन जो है वो कम नहीं होगी। ओके, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। राइट। ठीक है, और हमें साल में 2 बार डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। अगर आपके माउथ में इन्फ्लेमेशन है और आप सोच रहे हैं कि आप होम रेमेडी से उसको ठीक कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो आपको डेंटल ट्रीटमेंट के थ्रू ही रिलीफ मिलेगा। जी, होम रेमेडीज़ आर गुड, बट जब तक पैथोलॉजिकल नहीं है तो आप कुछ भी करा सकते हैं, हाँ, बट वंस इट इज़ पैथोलॉजिकल फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी पड़ेगा। आपने बात की होम रेमेडीज़ की, तो होम रेमेडीज़ में एक बड़ा पॉपुलर है कि आप नमक से अपने दांत साफ़ कर लें, सरसों का तेल मिला के साफ़ कर लें, और आप तो जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है तो इंटरनेट पे बहुत कुछ वायरल हो रहा होता है, ये कितना सही है? देखिए, नमक तो ठीक है, नमक लगाना नहीं है। नमक को गुनगुने पानी में डाल के चुटकी भर नमक को कुल्ले करने हैं, तो ये अच्छा है, होम रेमेडी है, और मैं कहता हूँ ये सबसे अच्छा माउथ वॉश है। ओके, आप रेगुलर माउथ वॉश ना करके इसको अगर रेगुलर अपनाएं तो इससे क्या होगा, रिंसिंग करने से जो दांतों के बीच में जो गंदगी फंसी हुई है वो निकल जाएगी। इससे गम्स हील करेंगे, बिकॉज इसका एस्ट्रिंजेंट एक्शन होता है, गम्स को टाइट करता है नमक, तो ये बुरा नहीं है। होम रेमेडीज़ ऐसी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। लौंग का तेल है, वो हर किसी के घर में मिलता है, वो यूज़ कर सकते हैं आप। नॉर्मली दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता दर्द के लिए यूज़ करते हैं उसको, तो ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई बुराई नहीं है इसको यूज़ करने में। है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुद डॉक्टर हैं और उसके बाद आप बता रहे हैं कि घर में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल, कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जिनका कि यूज़ कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लौंग तो सबके घर में मिलता है, तो मेजरली तो लौंग का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो पेशेंट्स कुछ आते हैं, वो कहते हैं लौंग हमने रख ली थी, लौंग चबा ली थी तो हमारा पेन ठीक हो गया। इसका मतलब कोई ना कोई तो इफेक्ट है लौंग का। राइट, और क्लोव ऑयल तो आज से नहीं है, बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। तो ये तो आपने बताया, लेकिन एक और चीज़ है जो कि हमारे यहाँ सदियों से इस्तेमाल होती थी, वो थे दातुन। और फिर इस तरह की चीज़ें भी बहुत अक्सर आती हैं सोशल मीडिया पे, खासकर वायरल होती हैं कि आपको दातुन का इस्तेमाल करना चाहिए, ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ब्रश में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या दातुन का इस्तेमाल करना ब्रश के मुकाबले बेहतर है? दातुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सदियों से करते हुए आ रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है। दातुन क्या है, नीम के अंदर होते हैं एंटीबैक्टीरियल, उसका यूज़ करने से हमारा जो बैक्टीरिया है माउथ में वो रिड्यूस होता है, तो कोई बुराई नहीं है। अगर वो अंदर चला भी जाता है तो उससे भी कोई नुकसान नहीं है। तो जब हमारे पास ब्रश का इजाद नहीं हुआ था, पहले जो हमारे पूर्वज थे वो यही यूज़ करते थे, वो दातुन का यूज़ करते थे, और दातुन का यूज़ आज भी बुरा नहीं है, आज भी आप कर सकते हैं अगर आप उसको सिस्टमेटिक और राइट तरीके से करें। राइट। और अगर ब्रश की बात करें तो ब्रश को लेकर के बड़ी बातें होती हैं कि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि रात को उसे कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि रात में कई बार आपके बाथरूम में कुछ कीड़े होते हैं जो घूम जाते हैं, या एक दूसरे से 2 ब्रश अगर किसी ने रखे हैं साथ में 2 लोगों ने, तो वो भी आपस में एक दूसरे टच करते हैं, तो वहाँ से भी उनके वायरस जो भी बैक्टीरिया वगैरह उसमें होते हैं तो उनका ट्रांसफ़र होने का चांस होता है। ये कितना सही है? ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रश की राइट टेक्निक और सेफेस्ट मोड में अगर आप करेंगे तो ब्रश ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कैविटीज़ नहीं होने देगा, आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रखेगा। आपने पूछा कि ब्रश कैसे करना है, कहाँ रखना है, कितना सेफ़ है। ब्रश को कवर करके रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। हम ज़्यादातर ब्रश को रखते हैं टॉयलेट में, और हम टॉयलेट का यूज़ करते हैं। तो टॉयलेट का जब यूज़ करते हैं तो वो फ्यूम्स पूरे टॉयलेट के अंदर जाते हैं, तो उससे चांसेस ऑफ मतलब बैक्टीरिया और फैलने का और जर्म्स का फैलने का, और वो टूथब्रश के ऊपर रुक सकता है, वो नुकसान है। इसलिए कवर करके रखेंगे तो बेहतर रहेगा। और एक इंसान, आपने कहा कि 2 टूथब्रश एक साथ रखे हैं, रखने से कोई बुराई नहीं है, रख लीजिए, अच्छे से साफ़ करिए। आप टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट लगा के टूथब्रश कर रहे हैं आप, उसके बाद उसको अच्छे से क्लीन करिए, सोप से क्लीन करिए, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। एक साथ रखने से कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से कोई ट्रांसमिशन ऑफ कोई डिसीज़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। और कितने महीने में बदल देना चाहिए ब्रश? अब इसके बारे में बात करेंगे। अब टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टूल है जो मैंने बताया ना कि सब चीज़ को अगर आप अच्छे से टूथब्रश करें तो बहुत सारी चीज़ों से आप निजात पाएंगे। पहली चीज़, टूथब्रश हमें दिन में 2 बार करना है, 2 मिनट करना है। और जब वो टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो जब टेढ़े मेढ़े हो जाए ना, और स्ट्रेट डायरेक्शन में ना रहें, इसका मतलब टाइम आ गया उसको फेंकने का। तो ज़्यादातर जो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रश करते हैं उनका टूथब्रश जल्दी ख़राब होता है, तो वो जल्दी यूज़ करते हैं, 2 महीने में चेंज कर लेते हैं। अमूमन तौर पे तो 3 महीने में हमें अपना टूथब्रश चेंज कर लेना चाहिए। आपने टूथब्रश की बात की, और जब ब्रशिंग की हम बात कर रहे हैं तो पेस्ट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है।
हालांकि माना तो ये जाता है कि ये सिर्फ एक फ्रेशनेस के लिए आपका एक तरह से मीडियम है या एक वो चीज़ है जिसका कि आप अपने इसको फ्रेशनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ भी बहुत सारे आप देखते हैं ब्रांड में, ब्रांड की बात नहीं करेंगे हम, लेकिन बहुत सारे कभी कोई फ्लोराइड वाला आ रखा है तो कोई सी में नमक वाला टूथपेस्ट है। तो ये एक्चुअल में जो अलग अलग चीज़ें आती हैं ये वाकई बेनिफिशियल हैं या फिर सिर्फ ये मार्केट गिमिक है? 1% बेनिफिशियल है और इनका मार्केटिंग गिमिक है। 99% मेन मकसद है कि आप अच्छे से ब्रश करें और ये नहीं है कि आप राइट ब्रशिंग हमें पता होनी चाहिए। टूथपेस्ट जो भी हम यूज़ करें वो महीन होना चाहिए, पतला होना चाहिए। जितना वो अच्छा महीन पतला होगा उतना अच्छे से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं और हमारे दांतों को नुकसान नहीं करेगा। जो टूथपेस्ट या जो टूथ पाउडर जो हम पहले यूज़ किया करते थे, टूथ पाउडर स्पेशली जिनका पार्टिकल साइज़ बड़ा होता है, उनका एब्रेसिव एक्शन होता है। एब्रेसिव एक्शन से क्या होगा, वो हमारे इनामल को घिस देगा। मैं बताना चाहूँगा कि पहले लाल दंतमंजन बहुत यूज़ हुआ करता था। लाल दंतमंजन को बहुत लोगों ने यूज़ किया और वो अच्छा फील करते थे बिकॉज उनको लगता था कि फ्रेशनेस आएगी। और उससे हो क्या रहा था, देखिए जो दांत घिसते हैं ना, एक दिन में नहीं घिसते, समय लगता है, सालों साल लग जाते हैं। ठीक है ना। जब सालों साल तक आप अपने दांतों को रगड़ रहे हैं ऐसे टूथपेस्ट या ऐसे टूथ पाउडर से जिसका पार्टिकल साइज़ बड़ा है, तो आपके दांत घिसेंगे। दांत घिसेंगे, आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। एसिडिटी, तो एसिडिटी या फिर गट हेल्थ कह लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है दांतों के साथ? बिल्कुल लिंक्ड है। आपकी गट हेल्थ अगर स्ट्रांग है और आपको एसिडिटी नहीं होती है तो दांतों पे कोई असर नहीं आएगा, बड़े अच्छे से रहेंगे। ओके। आप असर कहाँ आता है, पेशेंट हमारे पास आया, उसका इनेमल इरोजन हुआ। इनेमल इरोजन का मतलब इनेमल गलने लगा, ठीक है, ऊपर की हाइट कम होने लगी। तो हम उससे पूछते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। आप टूथ ब्रशिंग ठीक से करते हैं? वो कहते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। हम उनसे पूछते हैं आप कुछ और हैबिट्स तो नहीं है, आप पान तो नहीं खाते हैं? नहीं खाते। हम उनसे पूछते हैं एसिडिटी होती है? कह रहे हाँ। फिर वो कहते हैं एसिडिटी से ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, दांत गल जाते हैं एसिडिटी से। जो हमारा ईसोफेजियल रिफ्लेक्स होता है, जो गर्ड की प्रॉब्लम होती है, अगर हमारा गट वीक है तो हमारे दांतों का इरोजन होता है और ये एक दिन में नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि कोई भी डेंटल प्रॉब्लम एक दिन में नहीं आती है सामने, इसको टाइम लगता है। तो हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा, हमें अपने गट को मजबूत करना होगा, एसिडिटी को कम करना होगा। और ऐसा नहीं कि डेंटिस्ट के साथ आप जीआई के डॉक्टर के पास भी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो गम्स हैं वो तो हेल्दी रहेंगे और आपका दांत का इरोजन भी कम हो जाएगा। तो ये दोनों रिलेटेड हैं काफ़ी। अभी आपने बताया कि एसिडिटी के साथ कनेक्शन है और दांत गल जाते हैं, तो ये जो दांत गलने वाली चीज़ है, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हम सबकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। और आमतौर पे बच्चे, खासकर छोटी उम्र के बच्चों की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा पीते हैं अपने स्कूल में, फिर कॉलेज में। और दूसरी तरफ ये देखा गया है, कुछ ऐसी रिसर्च हुई हैं जो कि बताती हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ब्रांड हो, तो आपके दांतों के गलने की, घिसने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये बिल्कुल सही है। कोलाज जितने भी हैं, सोडाज जितने भी हैं, उनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है इनेमल के ऊपर। हमारे दांतों में सबसे मजबूत चीज़ क्या है? इनेमल। इनेमल स्ट्रांग है तो हमारे दांत स्ट्रांग है। अगर हमारा इनेमल ही वीक हो जाएगा तो हमारे दांत वीक हो जाएंगे, हम ढंग से खा नहीं पाएंगे, हमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपने बात की कोलाज की, चाहे वो कोई भी कोला है, देखिए अपनी मार्केटिंग प्रमोशन के लिए तो कुछ भी करेंगे, बड़े बड़े स्टार्स को सामने खड़ा कर देंगे। कभी उन्होंने ये बताया कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? कभी नहीं बताते, कभी नहीं। तो उनको देखकर जो बड़े स्टार्स होते हैं, उनकी मार्केटिंग को देख के छोटे छोटे बच्चे कोलाज शुरू कर देते पीना। और ये एडिक्टिव है, एक बार आप पीते हैं तो आपको इसका एडिक्शन हो जाता है। इसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप रेगुलर तौर पे कोला या सोडा का सेवन करेंगे तो आपके दांत गलेंगे, बिल्कुल गलेंगे, और ये बहुत डेंजरस है। आपको मैं बताता हूँ, एक मेरे पेशेंट हैं, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। वो अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। वो मेरे पास आए, उनको बहुत सेंसिटिविटी थी। उन्होंने कहा कुछ करिए डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा ठीक है, हम देखते हैं, आपके दांतों को देखते हैं। जब वो लड़की मेरे पास आई तो दांतों का इनेमल इरोजन बहुत ज़्यादा था। उनसे पूछा गया कि क्या ऐसा कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर फ्री में सोडा मिलता है, यूनिवर्सिटी में कोल्ड ड्रिंक फ्री में मिलती हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक वो 4-5 ग्लास कोल्ड ड्रिंक के पीते थे और उसने इतना डेंजरस इफेक्ट किया कि उनके दांत सारे गल गए। तो आप देखिए कि इतना डेंजरस है ये। बच्चों में एक और चीज़ है जो बहुत कॉमन है, कैविटी। पहले क्या होता था कि एक मानते थे कि जब बड़े होंगे आप, उम्र के साथ आपकी पॉसिबिलिटी होती है दांत में कैविटी होने की। और अब देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, 2 साल 3 साल के बच्चे जिनके बस दांत आए ही हैं, उसमें भी कैविटी है।
तो इसका क्या रीज़न है? ओरल हाइजीन, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे की ओरल हाइजीन मेंटेन कैसे करनी है। बच्चा कैसे करनी है? जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको दूध पिलाते हैं। दूध पिलाने के बाद जब तक दांत नहीं आ रहे जब तक तो ठीक है, अगर एक बार दांत आना शुरू हो गया तो वही दूध जिसके अंदर शुगर होता है वो दांतों के ऊपर स्टे करता है, उसके ऊपर बॉटल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, आई थिंक वो भी वो डिफरेंट है। उसके ऊपर भी मैं आऊँगा अभी। अभी हम कह रहे हैं लैक्टेटिंग पीरियड के बारे में। जब हमारा लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है तो इनिशियल 6 महीने तक, 5-6 महीने के बाद दांत आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद भी हम दूध का इंटेक रखते ही हैं बच्चे का, उसको सुलाने के लिए, या उसको आदत पड़ जाती है, हैबिट ऐसी हो जाती है, वो सेफ फील करता है। बच्चे रात में दूध पीते हुए बॉटल लगा के तभी सोते हैं। तो मदर मिल्क से जब वो बॉटल मिल्क पे शिफ्ट करता है, वो जो ट्रांजिशन फेस है बच्चे को तो नहीं पता, बच्चा छोटा है, मदर को भी नहीं पता है, कोई वो एजुकेटेड नहीं है या किसी ने उसको एजुकेट किया नहीं है टुवर्ड्स ओरल हाइजीन ऑफ किड्स। बच्चे जब रात को दूध पी के सो रहा है, सोने के बाद में उनका माउथ रिंस कराना चाहिए, या एक बॉटल सोने से पहले। हाँ जी, सोने से पहले माउथ को रिंस कराना चाहिए। कैसे होगा? बच्चा उठ के तो रिंस करेगा नहीं। इस बॉटल में दूध है, उसके साथ में एक बॉटल में पानी होना चाहिए। आई थिंक ये बहुत दूध के साथ एक पानी, उठा के भी आप लगे बच्चे की नींद खराब हो जाएगी, तो उससे अच्छा है कि बॉटल बच्चे को आप दूसरी बॉटल रखिए, उसमें पानी डालिए। जब तक शुगर रहेगा तो वो कैविटीज़ में कन्वर्ट होगा। शुगर रहेगा, उसमें एसिडिटी, उसमें लैक्टिक एसिड रिलीज़ होगा, वो डिके करेगा, वो कैविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या प्रोसेस है। और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, स्कूल जाने लगते हैं, तो फिर उनकी डाइट में चॉकलेट्स ऐड हो जाते हैं, सैंडविच ऐड हो जाते हैं, इस चिप्स वगैरह, ये सब। तो आई थिंक ये सब भी कहीं ना कहीं कैविटी को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जितना भी प्रोसेस फूड आप खाएंगे, उसका सेवन करेंगे, वो क्या करेगा? वो दांतों के साथ चिपक जाएगा। जितना भी स्टिकी फूड खाएंगे, स्टिकी फूड और फ्रीक्वेंट स्नैकिंग सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो सिर्फ मीठा जो है वही कल्प्रेट नहीं है। मीठा खाइए, आप रिंस करिए, क्या दिक्कत है? नहीं, जिन नॉर्मली एक परसेप्शन है ना कि चॉकलेट खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। मीठा खाने के बाद में अगर आपने रिंस नहीं किया तो डेंजरस है। आपने कुछ भी खाया, स्टिकी फूड क्या चिपक जाता है, वो ऐसी जगह जाके चिपकता है जहाँ पर हम लोग उसको ईजिली रिमूव नहीं कर सकते। और बच्चों की हैबिट होती नहीं है रिमूव करने की। उनको बताया जाता है कि आप ब्रश करो, दे आर नॉट वेरी, हाँ वो डेडिकेटेड नहीं है ब्रशिंग के लिए, उनको तो पता नहीं होता ना, उनको पता नहीं होता। तो ये एक रीज़न है कि उस एज में प्रॉपर एजुकेशन बच्चों के लिए होनी चाहिए। डेंटल एजुकेशन प्रॉपरली उनको मिलनी चाहिए, एंड ये स्कूल फर्स्ट क्लास से मिलनी चाहिए उनकी। ठीक है, और मुझे लगता है कि 1st से 12th तक उनको हर साल देनी चाहिए। एक बार बताने से चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं, उसको बार बार बताना होता है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं मिस कर गई थी। आप जब ब्रशिंग की बात कर रहे थे तो ब्रशिंग में आप बताते थे कि 2 बार ब्रश करना चाहिए। अब इसको भी कई तरह की मतलब थियरीज हैं इसके पीछे। लोग कहते हैं कि एक बार सुबह में करना है उठने के बाद, और एक बार रात में सोने से पहले। लेकिन वहीं कुछ एक्सपर्ट हैं जो कहते हैं कि आपको सुबह उठकर नहीं करना है। अगर आपने रात में प्रॉपर्ली ब्रश किया है तो आपको सुबह उठ कर नहीं करना है, कोई खास फ़ायदा नहीं, क्योंकि रात में तो आपने कुछ किया नहीं, उसके बाद कुछ खाया पिया नहीं। और उससे बेहतर है कि आप सुबह में ब्रेकफास्ट करें और उसके बाद ब्रश करें। तो एटलीस्ट आपने अपनी एक मील के बाद ब्रश किया है तो आपके मुंह के अंदर कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी आने वाले कुछ टाइम तक ब्रशिंग के बाद। तो ये कौन सी थियरी ज़्यादा रेलेवेंट है? वैसे आपने सब कुछ आंसर आपने बता दिया। इसमें क्या है कि हमें किसी भी चीज़ को साफ़ रखना है और उसको लंबी ड्यूरेशन के लिए साफ़ रखना है। सपोज़ करिए हमने ब्रेकफास्ट किया तो हमारे दांतों के ऊपर प्लाक जम गया, गंदगी जम गई, तो शाम तक हम क्या करेंगे? हम दोपहर में खाना खाएंगे, फिर शाम को हम लोग टी लेंगे, जो भी आपकी हैबिट होती है। अगर आप चाय कॉफ़ी ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अपने दांतों को क्लीन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम रात को खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद ब्रशिंग कर रहे हैं तो सुबह तक हम लोग कुछ नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो रात को ब्रशिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को इसलिए ज़रूरी है कि आपने दिन भर खाया तो रात को क्लीन कर दिया। आप रात को ब्रशिंग करिए, रात को फ्लॉसिंग करिए, फिर आप सो गए, सुबह आप उठे। सुबह उठते ही ब्रशिंग करने से बेटर ये है कि आप नाश्ता करने के बाद ब्रश कर लीजिए। सुबह जो बैक्टीरियाज माउथ में होते हैं ना, दे आर गुड बैक्टीरियाज, हमारे गट के लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं अपने पेशेंट्स को ये बताना कि आप सुबह ना करके आप ब्रेकफास्ट के बाद कर लीजिए। उससे ओवरऑल आपको फिर प्रोटेक्शन मिलेगा दिन भर का, एटलीस्ट कुछ घंटे के लिए, जब तक आप दूसरा कुछ नहीं खाते हैं तब तक। आपने रात को ब्रश किया, फिर सुबह ब्रश कर लिया और दिन भर कुछ नहीं किया, उसका फ़ायदा क्या हुआ? राइट।
तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत इस पर आई important थिंक है। ध्यान देना चाहिए, हाँ जी। रादर देन कि एक बार सुबह कर लिया, एक बार शाम को, रात को कर लिया। उसके बजाय आप माइंडफुल तरीके से खुद भी सोचें कि आपके जी। लिए क्या फ़ायदेमंद और किस तरह से। आपने बात की अभी की फ्लॉसिंग की, फ्लॉसिंग को लेके भी एक मुझे तो पर्सनली लगता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही है और एक मिथ है। इनफैक्ट उसमें लोग कहते हैं कि जब आप फ्लॉस करते हैं तो आपके दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप उसको ऐसी जगह भी लेके जाते हैं जहाँ पे नहीं होता है, जो ऑलरेडी आपके ब्रश नहीं जा रहा है, जहाँ पे आप कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो फ्लॉस से वो वहाँ पे जाके बाद में लॉन्ग रन में सेंसिटिविटी हो जाती है। ऐसा है क्या? वैसे पर्सनली मुझे लगता है कि ऐसा नहीं आपने है। क्वेश्चन तो बहुत सही पूछा है। इसके साथ मैं ऐड ऑन करूँगा, अपने हमारे जो पेशेंट्स हैं वो क्या बोलते हैं, हमने फ्लॉस किया, ब्लीडिंग हो गई। जब आप टूथपिक का यूज़ करते हैं तब ब्लीडिंग नहीं होती क्या? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। फ्लॉस बहुत ही अच्छा तरीका है दांतों के बीच में से गंदगी निकालने का। जब हम ब्रश करते हैं तो दो दांतों के बीच में जो गैप है उसमें ब्रश नहीं जाता, क्योंकि वहाँ गम से वो कवर्ड है। तो फ्लॉसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्लॉसिंग हमें रेगुलरली करनी चाहिए। हम धागे का यूज़ करें या हम वाटर फ्लॉसर का यूज़ करें, पर हमें यूज़ करना ज़रूर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। जी, चूँकि सेंसिटिविटी की बात हुई तो ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सेंसिटिव दांत हैं, या कुछ भी खाते हैं ठंडा या गर्म खाते हैं तो लगता है, फिर उसके लिए पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि इस तरह का पेस्ट लेकर आते हैं। तो ये पेस्ट वाकई इफेक्टिव होते हैं या फिर कुछ और तरीके भी हैं जिनसे सेंसिटिविटी कम की जा सकती है? सेंसिटिविटी कम करने का कोई नेचुरल तरीका तो नहीं है। अगर एक बार दांत घिस गया है वो दोबारा से रिपेयर नहीं हो सकता। उसका तरीका ये है कि या तो हम सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज़ करें। टूथपेस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं पर लॉन्ग यूज़ के बाद होते हैं। ठीक है, उसको यूज़ करना चाहिए और वो खुद नहीं यूज़ करना है। आपको कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है ये आपका डेंटिस्ट बताएगा। अगर आपने टीवी में देखकर कोई कमर्शियल देखकर आपने यूज़ करना शुरू कर दिया तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। आपको सेंसिटिव टूथपेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके दांत अच्छे हैं तो क्यों सेंसिटिव टूथपेस्ट करना है? सेंसिटिव टूथपेस्ट उन्हीं लोगों को करना है जिनके दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है। बच्चों की जो हमने बात की थी कि बच्चों की जो प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसमें कैविटी भी एक बड़ा कंसर्न है, राइट? अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मान लीजिए बच्चे को 2 साल 3 साल 4 साल की उम्र में कैविटी हो गई, तो मैं कई सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि जो कि बच्चे को, हालांकि अब थोड़ा लोग अवेयर हुए हैं इधर ऑफ लेट, लेकिन फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे के दांत हैं, ये तो दूध के दांत हैं, टूटना ही है इन्हें, तो इनको क्यों इनके अंदर फिलिंग कराना है अननेसरी, के बच्चे के मुंह के अंदर कोई मटेरियल जाएगा, उससे अच्छा है कि चलने देते हैं, जब नया दांत आएगा तब आ जाएगा। तो ये बात कितना सही है? ये काफ़ी लोगों की यही क्वेश्चन होते हैं कि दूध के दांत हैं, क्या करना है, अभी तो परमानेंट दांत आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। दूध के दांत कब आए हैं? 6 मंथ में आए हैं। अब आपका परमानेंट दांत कब आएगा? 6 साल में आएगा। इतना लंबा गैप है। तो क्या बच्चे को आप अच्छे से खाना नहीं खिलाएंगे? अगर आपके मोलर में, आपके दूध के दांत में कैविटी हो जाती है और वो दांत निकालना पड़ता है, तो जो हमारा परमानेंट टूथ है वो आएगा लेट, 6 to 7 ईयर्स में। क्या वो 4 से 5 साल का जो टाइम है, क्या आप बच्चे को बिना अच्छे, मतलब अगर ऐसा खाना, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बच्चा खाना कैसे खाएगा? आप चाहेंगे नहीं कि वो अच्छा खाना खाए, हेल्दी दांत के साथ खाना खाए? तो देखिए मिसकंसेप्शन है दिमाग में। अगर हमारे माउथ में कैविटी हो गई है, जो कि सबसे ज़्यादा ओरल डिसीज़ जो होती है वो कैविटी ही है। अगर कैविटी हो गई है उसको तुरंत रेक्टिफाई कराइए, उसकी फिलिंग करा लीजिए। इनैमल में कैविटी अगर है तो तुरंत फिलिंग से काम हो जाएगा। ये कब होगा? जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे हर 6 महीने में। 6 महीने का विजिट करना डेंटिस्ट का, ये फ्रूटफुल होता है। इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज आपका जितना इन्वेस्ट होने वाला है, जितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। राइट। ये बात तो मैंने भी ऑब्जर्व की है कि अमूमन हमारे यहाँ पर सब लोग मानते हैं कि आपको अपनी आंख तब टेस्ट चेक कराने जाएंगे जबकि ऑलरेडी प्रॉब्लम है, आप दांत तब चेक कराने जाएंगे जबकि ऑलरेडी आपको कोई ना कोई हेल्थ में इशू आ गया है। तो पहले से प्रिवेंटिव चीज़ें तो हमारे यहाँ पे है नहीं उतना ज़्यादा। अभी भी लोगों को लगता है कि क्यों जाके पैसा वेस्ट करना, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप वहाँ पर कुछ जाते हैं डॉक्टर के पास और एक छोटा सा अमाउंट खर्च करते हैं तो आप लॉन्ग रन में बड़ा जो अमाउंट आपको खर्च करना उससे बच सकते हैं। जी, चूँकि कैविटी की बात की आपने, तो अगर हम कैविटी में आजकल आप भी जानते हैं कि बहुत तरह की फिलिंग होती है और ये भी बड़े लोगों का कंसर्न होता है कि कौन सी फिलिंग करानी चाहिए। पहले सिल्वर फिलिंग होती थी, फिर अब सेम स्किन, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या बोलते हैं उसको, सेम कलर या टूथ कलर फिलिंग होती है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो कौन सी फिलिंग ज़्यादा अच्छी है? और अगर हम बच्चों के लिए खासकर पूछें तो उनके लिए कुछ आप सलाह देना चाहेंगे कि क्या कराना चाहिए? देखिए, अगर फिलिंग की बात हुई है तो हम थोड़ा पीछे जाके बात करेंगे। आज से 20-25 साल पहले तो पहले फिलिंग हुआ करती थी, वो थी सिल्वर अमालगम, जिसको हम चांदी की फिलिंग कहते हैं। और कोई
ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर वो महंगी होती थी तो लोग एक्रिलिक, एक हमारा प्लास्टिक मटेरियल आता है, उसकी भी फिलिंग कर दिया करते थे। हाँ, राइट। ठीक है, जो अब नहीं होती है। पर ऐसे हमने काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं, ऐसी जगहें देखी हैं जहाँ पे वो भी होती थी। जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ, डेंटिस्ट्री आगे बढ़ी, तो नए नए प्रोडक्ट्स आ गए। अब कॉम्पोजिट आ गया है, कॉम्पोजिट टूथ कलर मटेरियल होता है। ठीक है, GIC होता है, ग्लास आइनोमस सीमेंट्स, वो भी टूथ कलर्ड होते हैं। तो बच्चों की आप बात करें तो बच्चों में नॉर्मल तरीके से GIC का यूज़ किया जाता है, और जो परमानेंट टीथ होते हैं उसके अंदर कॉम्पोजिट का यूज़ किया जाता है। पर अब हम सिल्वर अमालगम, जो चांदी की फिलिंग होती है, उसका यूज़ करना हमने बंद कर दिया है, और ना हम उसको प्रमोट करते हैं। कोई खास वजह? खास वजह ये है कि उसके अंदर मरकरी होता है। मैं आपको एक अपना ही एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे दांतों में 3 से 4 सिल्वर अमालगम फिलिंग थी, जो बहुत पुरानी थी। वो मेरे ख्याल से 20 साल पुरानी फिलिंग्स थी। तो मैंने अपना एक हैवी मेटल प्रोफाइल टेस्ट कराया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो हैवी मेटल प्रोफाइल से पता चलता है कि आपके ब्लड के अंदर कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। तो मेरे केस में टॉक्सिक लेवल पे मरकरी को पाया गया। तो मरकरी को क्यों पाया गया? तो फीलिंग में थी। फीलिंग बाद में पता चला। हमें लगा कि हम पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं, हो सकता है इससे हो, तो उससे भी मरकरी इतना नहीं आएगा। ठीक है ना। तो बाद में पता चला कि दांतों में इतनी सारी फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग से मरकरी लीच होता है। अगर हम उन फीलिंग्स को, हम दांतों को बार बार रगड़ते हैं खाना खाने के लिए, चबाने के लिए हमें रगड़ना पड़ता है, उससे फ्यूम्स रिलीज़ होते हैं। वो फ्यूम रिलीज़ होने से वो मरकरी हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, हमारी ब्लड के अंदर जा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से मेरा टॉक्सिक लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। फिर उसके बाद मैंने सारी फीलिंग्स रिमूव कराई। उसके बाद हमारा वो ठीक हो गया। उसके बाद कुछ चिलेशन थेरेपी थी, जो अभी काफ़ी रीजनरेटिव पे हम लोग काफ़ी वर्क कर रहे हैं। हमारे साथ में बहुत सीनियर डॉक्टर हैं उनके साथ में। तो फिर हमने और 1-2 थेरेपीज़ कराई, जिसमें चिलेशन थेरेपी था। इन सब से हमारा जो बॉडी के अंदर जो कंटेंट था मरकरी का, वो कम हो गया। ओके। ये मैंने कर लिया पता, क्योंकि मैं अवेयर हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ। उन लोगों का क्या जिनको पता ही नहीं है। वाकई ये तो आई थिंक मुझे काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है हेल्थ जर्नलिज्म का, लेकिन शायद पहली बार ये चीज़ सुन रही हूँ कि आपकी फीलिंग से किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर मेटल्स जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ सकती है जी। पर डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक डोंट टेक इट पर्सनल एक क्वेश्चन है, जो कि आपने बताया कि आपके अंदर आपके कई सारे दांत में फीलिंग थी। अब जो व्यूअर्स हमारे साथ हैं उनके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि आप तो खुद डेंटिस्ट हैं, तो आपके दांतों में फीलिंग कैसे होगी? 25 साल पहले। हाँ, मतलब मे भी तो शायद कहीं ब्रशिंग गड़बड़ रही होगी, या फिर यहाँ जो मेरा सवाल है कि कई लोग कहते हैं कि आपका जो स्लाइवा है, कुछ लोगों का वो ज़्यादा इस तरह से होता है कि वो मतलब दैट इज़ मोर प्रोन टू कैविटी। ये मुझे भी कहा गया है। स्लाइवा से तो कैविटी का कोई रीज़न नहीं होता, कम स्लाइवा से जरूर होता है। ड्राइनेस ऑफ माउथ से होता है। पर मुझे जो आप बात करें, मेरी जो कैविटीज़ हुई थी, मैं भी इग्नोरेंट था। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, हमारे पेरेंट्स ने कभी बताया नहीं। मैं भी डेंटिस्ट के पास नहीं गया, मैं तब गया जब दांत में दर्द हुआ। तो मुझे अवेयरनेस, एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी देखिए, ये सही जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि जब मैं भी छोटी थी तो हम अपने डेंटिस्ट के पास गए, कोई फीलिंग वाला इशू था, तो मुझे ये कहा गया कि आपका तो स्लाइवा ही प्रोन है, आपको तो कैविटी ज़्यादा होगी। तो ये मुझे लगा कि इसीलिए मैंने इसको क्रॉस चेक किया आपके साथ। स्लाइवा होना तो इम्पॉर्टेंट है, स्लाइवा होना चाहिए। स्लाइवा हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। स्लाइवा आप अपने ग्लैंड्स की मसाज कर सकते हैं, ठीक है ना। इधर अपने ग्लैंड्स हैं, आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, उससे भी स्लाइवा का आप थोड़ा अगर बता पाएं कि कैसे करना है। मसाज करिए, नॉर्मल तरीके से मसाज करिए, ठीक है ना, एक्सरसाइज करिए, तो उससे भी स्लाइवा बढ़ जाता है। बहुत सारे पानी तो बेस्ट है, पानी से अच्छा कुछ नहीं है। आप जितना पानी हो सकता है उतना पानी पीजिए। और नॉर्मल तौर पे तो स्लाइवा अच्छा ही होता है, उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। जी सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने अपनी बातचीत में मिस की है, क्योंकि हम जब बड़ी बीमारियों की बात कर रहे थे, हमने हार्ट की बात की, डायबिटीज़ की बात, ओरल कैंसर, वो मिस हो गया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे कितना लोग किसी ना किसी फॉर्म में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। तो तंबाकू का इस्तेमाल से एक मेजर रीज़न है, बाकी और भी बहुत सारे रीज़न है, वो तो ऑफकोर्स आप मुझसे बेटर जानते हैं। तो ओरल कैंसर की अगर हम बात करें, तो किस स्टेज पर जब आपके पास पेशेंट आते हैं, तो कब आप ये चेक कर पाते हैं कि ये पेशेंट है, इसको नॉर्मल ओरल वाले इश्यूज़ नहीं हैं, ये कैंसर है? तो आपने ओरल कैंसर की बात करी जी। तो ओरल कैंसर ये होता कहाँ से है और हमें कब पता चलता है, इसके बारे में बात करते हैं। मैं बताता हूँ इसके बारे में। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम डायग्नोज करते हैं वाइट पैचेस, जो कि प्री कैंसरस कंडीशन होती हैं।
उस कंडीशन में हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको ये करना है, ये दवाइयाँ चलेंगी, ऐसे इसको ठीक कर सकते हैं, अपनी हैबिट को छोड़िए। और ये होता किस में है? जो स्मोकर्स हैं, जो टबैको चूअर्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, इनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। कैंसर क्या है? हमारी बॉडी का सेल हमारे ही सेल्स के अगेंस्ट में वर्क करना शुरू कर रहा है, तो वो कैंसर है। और वो माउथ में क्यों हो रहा है? क्योंकि इरिटेशन हो रही है। आप कुछ भी, आप टबैको च्यूइंग कर रहे हैं, आप बीटल नट च्यूइंग कर रहे हैं, तो हमारे गाल पे हमारा म्यूकोसा कट जाता है। वो कटा हुआ जो म्यूकोसा होता है कभी तो हील कर जाता है, ठीक है, हमारा इम्यूनिटी अच्छी है। बहुत लंबी ड्यूरेशन पे हमारी इम्यूनिटी वीक होनी शुरू होती है, और उस टाइम वो जो कट है वो नॉन हीलिंग अल्सर टाइप से नज़र आता है, वो भर नहीं पाता वो, ठीक है। तो इसका मतलब वो कैंसर में तब्दील हो रहा है। पर हम पेशेंट को बताते हैं, जब वो स्टार्ट हो रहा है पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करता। पेशेंट बताने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करता है। अपनी जो हैबिट्स होती हैं जैसे स्मोकिंग की, टबैको च्यूइंग की, उनको छोड़ता नहीं है। वो एक्सेप्टेंस आती नहीं है, वो तब आती है जब वो बहुत एक्सट्रीम में पहुंच जाता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, इसकी बात करेंगे हम। तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में क्या होता है? एक अल्सर बनेगा जो हील नहीं करेगा, चाहे वो गम से शुरू हो, चाहे वो आपके बक्कल म्यूकोसा से शुरू हो, या वो टंग से भी शुरू हो सकता है। तो ये ऐसी कंडीशंस हैं, बड़ी अलार्मिंग कंडीशंस हैं, पर डेंटिस्ट को सबसे पहले पता चलता है। रेक्टिफाई हो सकती हैं अर्ली स्टेज में, अगर ये डायग्नोज हो गया है तो बिल्कुल रेक्टिफाई हो सकता है, हेल्दी लाइफस्टाइल वापस आ सकता है। एक और चीज़ है जो है अल्सर। तो अल्सर भी चूँकि बहुत कॉमन है, आप देखते हैं बहुत अक्सर लोग को होते रहते हैं, और नॉर्मली एक परसेप्शन है कि पेट गड़बड़ है, पेट में कुछ खराबी है या गर्मी हो गई है शरीर में तो अल्सर हो गए, ऐसे मानते हैं लोग, छाले हो गए। तो ये एक्चुअल में छालों के रीज़न क्या होता है, और इसका कोई घरेलू उपाय जो घर में कर सकते हैं ठीक करने के लिए? देखिए, अल्सर बहुत तरीके से होते हैं। अल्सर हो सकता है अगर आपकी हैबिट्स, च्यूइंग की हैबिट्स डिफरेंट हैं, ठीक है, या आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या अलाइंड नहीं है, तब भी आपके दांतों में कट लगता है, अल्सर हो सकते हैं। दूसरा, आपने अभी बताया गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, उससे भी अल्सर होते हैं, ठीक है। तो अल्सर मल्टीपल तरीके से हो सकते हैं। हमें ये डायग्नोज करना है कि वो अल्सर वो नॉर्मल अल्सर है या वो ऐसा अल्सर है जो किसी और चीज़ को, कोई और चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, किसी और डिसीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। इसका घरेलू इलाज तो आप ग्लिसरीन लगा लीजिए। मतलब आपका कैंसर की बात? कैंसर की बात। हमारा जो विजडम टूथ होता है वो हमारे बक्कल म्यूकोसा को कट करता है, हमारा अल्सर ठीक हो जाता है। कट लगते हैं, अल्सर होते हैं, हमारा ठीक हो जाता है। जब वो अल्सर ठीक होना बंद हो जाए तो इसका मतलब कि वो कैंसर की तरफ जा रहा है। इसलिए विजडम टूथ का, इसके बारे में हमने बात नहीं करी है, तो विजडम टूथ का नॉर्मली निकाल देना ही बेहतर रहता है। ओके। तो इसका ट्रीटमेंट जो होम रेमेडी है, आप नॉर्मल घर में ग्लिसरीन वगैरह होता है वो यूज़ कर सकते हैं। आप रिंसेस करिए अच्छे से, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करिए, उससे असर आएगा। ये दो चीज़ें हैं जो नॉर्मल अल्सर घर में, अगर वो पैथोलॉजिकल अल्सर है या वो अल्सर है किसी और डिसीज़ की वजह से, तो डॉक्टर के पास जाइए। घर तो में आमतौर पे मतलब 2-3 दिन तक वेट कर सकते हैं? 2-3 दिन तक वेट करिए। आप अच्छा से विटामिन सी का यूज़ करिए, बिकासूल का यूज़ करिए, आप मल्टीविटामिन लीजिए, उससे भी आपका अल्सर ठीक हो जाता है। तो दांत का दर्द है, अक्सर लोग पेन किलर उठाते हैं, खा लेते हैं, तो ये कितना, वैसे तो सेफ़ नहीं है बहुत ज़्यादा पेन किलर खाना, बहुत सारी बीमारियां होती हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपका क्या सजेशन है? कि कई बार लोग ना, जेन्युइनली मैं बता रही हूँ, नहीं जाना चाहते हैं कि छोटा सा दर्द है हल्का सा, क्या जाना डॉक्टर, मान लीजिए कि 2 मिनट के लिए उनको नहीं जाना है डॉक्टर के पास, जो कि सही तरीका नहीं, लेकिन नहीं जा रहा है, तो तब उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना किसी भी डेंटल प्रॉब्लम के लिए ठीक नहीं है। ओके। अगर बहुत ही मजबूरी है और आप फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ लेना है पेन के लिए तो आप एक पैरासीटामोल ले लीजिए, तो सबसे सेफ है। जी, तो हम बात कर रहे थे ओरल कैंसर पे, तो आपने बताया कि वाइट पैचेस होते हैं मुंह के अंदर, जिससे कि आपको आइडिया होता है सबसे पहले प्राइमरी स्टेज में। उसके अलावा और क्या चीज़ें देखते हैं आप जिससे आपको लगता है कि ये कैंसर है, और फिर टेस्ट कौन सा रिकमेंड करते हैं उसके बाद? कैंसर में जो हमारा अंदर का जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो माउथ का इकोसिस्टम है, वो चेंज हो जाता है। कहीं स्वेलिंग हो जाएगी, वो स्वेलिंग कम नहीं होगी, ठीक है ना। अल्सर बनेंगे, वो अल्सर वापस नॉर्मल टिश्यू का जो कलर है उस पर नहीं आएंगे, चेंज हो जाएगा। जो मैंने बताया वाइट पैचेस, वो प्री कैंसरस कंडीशंस हैं। जो हम बात करें कैंसर की, ये ऑब्वियस हो जाता है, देखने से पता चल जाता है कि कैंसर है। आपका जिंजाइवल स्वेलिंग होगी, वो कम नहीं होगी आपकी जिंजाइवल स्वेलिंग, गम्स के अंदर स्वेलिंग होना, या आपके म्यूकोसा में स्वेलिंग होना, या ऐसा कट लग जाना कि जो हील ही नहीं कर रहा है। आपको पता है आपके हाथ में कुछ कोई दाना बन जाता है और हील ना करे, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही माउथ के अंदर है कि ऐसी कोई चीज़ जहाँ
कुछ अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, आप मिर्च नहीं खा पा रहे हैं, आपको थोड़ी सी भी मिर्च लग रही है, तो इसका मतलब ये इंडिकेशंस हैं कि आपके माउथ में कुछ हो रहा है। जो लोग टबैको चूअर्स होते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, टबैको आपके गम्स को नम कर देता है, आपको पता नहीं चलता कि आपको क्या हो रहा है। ठीक है, कहने के बाद भी एडिक्शन होता है, डॉक्टर के कहने के बाद भी छोड़ते नहीं है। वो कब छोड़ते हैं, जब आप बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंच जाएं। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है। तो ये कब ध्यान दे सकते हैं? देखिए, एकदम से कैंसर ऐसे नहीं होता, कैंसर होने में बहुत टाइम लगता है, कितने साल लगते हैं कैंसर होने में। पर जब तक आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे ना, खुद से इवैल्यूएशन करना है, तो आप डेली चेक करिए, आप मुंह में देखिए कोई दाना तो नहीं बना हुआ, कोई कट तो नहीं है ऐसा, ठीक है, किसी दांत के नीचे कोई ऐसा कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रहा है, कोई वहाँ से पस तो नहीं निकल रहा है। ये सब चीज़ें आप खुद मॉनिटर करिए। अगर आपके माउथ में ऐसा कुछ भी नज़र आता है, तो उसका मतलब कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन आपकी माउथ में एग्जिस्ट कर रही है, उसको रेक्टिफाई कराना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप खुद से देखें। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग देखते कहाँ हैं, हम लोग फटाफट इतनी हड़बड़ी में है हर चीज़ में कि फटाक से ब्रश किया, फटाक से निकल गए, तो अपना ही मुंह हम ढंग से नहीं देखते, ना अंदर खोल के देखते हैं, बस आउटर फिर भी लोग देख लेते हैं कि ऊपर से आप कैसे दिख रहे हैं, ठीक ठाक दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से अपने मुँह को गौर से देखें। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर भी कोई अगर आपको लगता है कोई इशू है, तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, और डेंटिस्ट के पास जाइए। आप नॉर्मल अपने जीपी के पास जा सकते हैं, अपने फिजिशियन के पास जा सकते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी आपके पास डॉक्टर है, आप उसको जाके दिखा सकते हैं। देखिए, एट लास्ट तो डेंटिस्ट के पास ही आएगा कंफर्मेशन के लिए, बट कुछ ऐसा हो रहा है तो सभी डॉक्टर्स हैं, सब जानते हैं उसके बारे में। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अगर हम लौंग के तेल को इस्तेमाल करते हैं तो वो एक तरह से हमारे माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है, लेकिन मार्केट में भी बहुत सारे माउथ फ्रेशनर्स आते हैं। अब उसको भी लेकर के बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि वो अच्छा है, कई कुछ स्टडीज़ कहते हैं कि नहीं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि अच्छा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर जा रहा है। एक्चुअली माउथ वॉश इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, माउथ वॉश अगर आपको कोई डिसीज़ है तो आप यूज़ करिए, और आपके माउथ में कोई डिसीज़ नहीं है और आप एज अ फ्रेशनर यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। आपको होम माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए। अच्छा, कैसे तैयार करेंगे? ल्यूकवार्म वाटर में नमक डालिए और कुल्ले करिए। होम रेमेडी, होम माउथ वॉश। और अगर कोई डिसीज़ है तो माउथ वॉश यूज़ भी कर रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए। जो अल्कोहल कंटेंट होता है उसके अंदर, वो डैमेजिंग तो है ही। आप 10-15 दिन यूज़ करिए और बंद कर दीजिए। एक और चीज़ है जो कि मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, वो है कि क्लीनिंग हम लोग कई बार खुद से तो करते हैं, लेकिन ऑफकोर्स डॉक्टर के पास जाके भी कराते हैं कि प्रॉपर क्लीनिंग हो जाएगी, और उसके बाद वाइटनिंग भी करते हैं, पॉलिश जिसको बोलते हैं आम बोलचाल में। तो अब इसको लेकर भी लोगों के मन में बड़ा सवाल होता है। कई लोग कहते हैं कि क्लीनिंग कराने से तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, फिर कई लोगों को लगता है कि पॉलिश कराने भी शायद फ़ायदेमंद नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लीनिंग, ब्लीचिंग और पॉलिशिंग, ये तीनों चीज़ें अलग हैं। क्लीनिंग होता है जो हमारे दांतों के बीच में टाटर, गंदगी जमा होती है, उसको निकालना, ठीक है। पॉलिशिंग होता है दांतों का एक बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स आते हैं, उससे दांतों को रब करना, जिससे कि जो लेयर होती है वो निकल जाए। और ब्लीचिंग होता है वाइटनिंग। राइट। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको ये पता नहीं होता, वो कहते हैं कि आप दांतों की क्लीनिंग कर दो, तो दांत तो सफ़ेद नहीं हुए। तो दांत सफ़ेद कराने का ट्रीटमेंट अलग है, और दांतों की क्लीनिंग कराने का ट्रीटमेंट अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो दांतों की सफाई जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दांतों की सफाई करेंगे तो गम्स के अंदर गंदगी नहीं जाएगी, ठीक है ना, आपके दांत अच्छे चलेंगे, लंबे चलेंगे। और आपने पूछा कि केमिकल्स यूज़ होते हैं ब्लीचिंग के लिए, क्या वो इंपॉर्टेंट है? मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अच्छा। ब्लीचिंग में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, अगर आपका बहुत एस्थेटिक एस्पिरेशंस नहीं है तो मैं उस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अब हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ चीज़ें बताएं, जो कि ऑब्वियसली 2 टाइम ब्रश करना, ये सब चीज़ें उसके अंदर होंगी, लेकिन जिससे वो अपने दांतों को ख़राब होने से रोक पाएँ। तो ऐसी कौन कौन सी 5 चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप नियमित रूप से डेंटिस्ट के पास जाइए, अपना रेगुलर चेकअप कराइए। अगर डेंटिस्ट के पास साल में 2 बार, अगर आप नहीं जा पा रहे तो खुद से चेकअप करिए। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, टॉर्च ले लीजिए, अपने माउथ के अंदर देखिए सब ठीक है, कोई गंदगी जमा है तो फिर डेंटिस्ट के पास जाइए, पर जाना ज़रूर पड़ेगा अगर गंदगी आपके दांतों में जम रही है। नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं कोई हर्ज नहीं है। ये बात हमने पहले भी करी थी कि इन्वेस्टमेंट करिए या एक्सपेंडिचर करिए, ये आपके हाथ में है। अगर आपको एक्सपेंडिचर नहीं कराना तो आप कंसल्टेशन से अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। 2 बार ब्रश करना है, ब्रश करना है, सुबह करना है और रात को करना है, ठीक है। रात का ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है
दांतों के बीच में खाना नहीं फंसना चाहिए, ठीक है, उसके लिए फ्लॉसिंग करना है, ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई है। तीसरी चीज़ है, अगर जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन है, गम्स में ब्लीडिंग है, तो उसको सीरियसली लीजिए। हमें क्या होता है, ब्रश करते हैं, हमारी ब्लीडिंग होती है ब्रश करने से, हम गम्स के ऊपर अगर फिंगर भी टच करते हैं तो हमारी दांतों से ब्लीडिंग होती है। ये जो कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशंस बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, बट ये अलार्मिंग कंडीशंस होती हैं, ठीक है, इसको हमें ध्यान देना है। माउथ में कोई कट नहीं होना चाहिए, अगर कोई कट है तो उसको रेक्टिफाई कराइए, डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को पता होना चाहिए। अच्छी ब्रशिंग करने से बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको निजात मिल सकती है। और एक बहुत सिंपल सी चीज़, जितना पॉसिबल है आप पानी पिएं, साथ ही साथ खाने के बाद भी पानी पिएं। तो उससे भी अगर आप प्रॉपर रिंस भी नहीं कर रहे हैं या उठ नहीं पा रहे हैं कहीं पर, तो भी आपका खाना या जो भी उसके कुछ हिस्से बचे हुए हैं वो सब अंदर चला जाता है। तो एक बहुत सिंपल थिंग। बिल्कुल सही, आपने बता दिया, प्रॉपर ब्रशिंग करना, प्रॉपर रिंसिंग करना, ये मूल मंत्र हैं। अगर हम इनको फोकस कर रहे हैं और रेगुलरली कर रहे हैं तो हमारी हाइजीन हमेशा मेंटेन रहेगी।